अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स कुछ पॉजिटिव रहे हैं लास्ट वीक के अंदर, और उसका मेन रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट फिर से इंटरवेंशन कर रही है, जो कि एज़ यूजुअल किया करती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्टाइल नहीं है कि उनके ग्रोथ रेट के ऊपर इफेक्ट आए और इकोनॉमी उनकी जो है वो स्लो डाउन के अंदर जाए। तो अब फिर से वो लोग रीफाइनेंसिंग भी कर रहे हैं लोन्स की। रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, और ख़ासा स्टिमुलस की बातें हो रही हैं अभी इस वक्त, जिसकी वजह से फ्यूचर्स पे एक तो बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा। इसके अलावा उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो स्पॉट मार्केट है, उसके अंदर भी खासी पॉजिटिविटी रही लास्ट वीक के अंदर। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो तकरीबन डी बार्स के फ्यूचर 3% अप थे। HR कॉइल्स के भी इसी तरह 2.5 से 3% अप थे। जबकि कोक की बात करें तो कोक अराउंड 2.5% अप था, और आयरन ओर तकरीबन 4% के आसपास पॉजिटिव रहा लास्ट वीक में। स्पॉट आयरन ओर की प्राइस की बात करें तो उसके अंदर भी खासा जंप आया लास्ट वीक के अंदर। अगर वीक ऑन वीक देखें तो तकरीबन $8 से $9 का इंक्रीमेंट हुआ है। जो प्राइसेस हम $95 के आसपास देख रहे थे, वो वापस 103-4 का लेवल टच कर रहे हैं आयरन ओर के लिए, और आयरन ओर स्टेबल है। लास्ट वीक एक्चुअली चाइना बंद रहा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वहाँ पर छुट्टियाँ थी, 3-4 ये लॉन्ग वीकेंड था उनका, 3-4 हॉलीडेज़ के बाद। करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ पर स्पॉट प्राइसेस अब जो मिल्स ऑफर कर रही हैं वो तकरीबन $10 से $15 पर ऑफर कर रही हैं। और इसी तरह HRC के प्राइसेस जो कि लास्ट वीक के अंदर अगर आपको $600 के आसपास मिल रहे थे, 590 से 600 का आइडिया था, तो अब 600 से लेकर 620 का आइडिया है। छुट्टियाँ शुरू होने से पहले 610 तक थे, अब 620 का इंडिकेशन दे रहे हैं, और स्लाइटली मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा बन गया है अभी चाइना के अंदर। उसका एक मेजर रीज़न मैं ये भी समझता हूँ कि जिस तरह से प्रोडक्शन कट डाउन हो रहे हैं, एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं यूरोप के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर, इवन टर्की के अंदर जो एनर्जी कॉस्ट ऊपर चली गई है, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है, जिसकी वजह से चाइना के लिए भी एक रूम है, इंडिया के लिए भी एक रूम है कि वो इन एरियाज़ को टारगेट करें और अपनी जो उनकी सेल्स स्लो थी उसको वापस वो लोग रिवैम्प कर सकें। अब बात करते हैं कि चाइनीज़ स्क्रैप की। चाइना के अंदर इंपोर्ट नहीं हुआ स्क्रैप, जो कि नॉर्मली जापान से कई दफ़ा वो लोग कार्गो खरीद लिया करते हैं। पिछले 2 हफ्ते से किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन देखने में नहीं आई, क्योंकि जो प्राइसेस इंपोर्ट के प्राइसेस हैं वो वहाँ के डोमेस्टिक प्राइसेस से ज़रा ऊपर हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी फिजिबिलिटी बैठ नहीं रही है। अब फर्दर इसको अगर हम लोग देखें, फार ईस्ट की तरफ जाएँ फर्दर, तो चाइना का इम्पैक्ट ऑब्वियसली फार ईस्ट के ऊपर भी अच्छा खासा रहता है। और वही चीज़ देखने में आई कि थोड़ी सी एक्टिविटी वहाँ पर भी जनरेट हो रही है। बाय द वे कोरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा सैलाब और टाइफून बेसिकली आया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारी मिल्स बंद हो गई हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ द मेजर मिल पॉस्को भी बंद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर मिलों के अंदर पानी भरा आया था। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही। पिछले 6-7 दिन से वो मिल्स बंद हैं, और एक बड़ा पैनिक था पूरे रीजन के अंदर के शायद अभी अचानक से जो ऑर्डर्स हैं हमारे वो प्रॉब्लम ना आ जाए ऑर्डर्स के अंदर, या किसी किस्म की आगे से सप्लाई के अंदर शॉर्टेजेस ना आना शुरू हो जाए। तो अच्छी खबर ये है कि उन लोगों ने काफ़ी हद तक पानी ड्रेन आउट कर लिया है, अपनी चीज़ों को वापस रीस्टेट कर रहे हैं, और होपफुली पॉस्को ने तो ये अनाउंस किया है कि आज कल के अंदर वो लोग अपनी वापस फर्नेसेस को रीस्टेट कर लेंगे और वापस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद वो जो एक बड़ा एक सप्लाई का गैप नज़र आ रहा था, लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे या डर लग रहा था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। बट ऑन द अदर हैंड अभी इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ओवरऑल दुनिया की स्क्रैप प्राइसेस की, जो कि नीचे आ रही हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, उसकी वजह से फॉर ईस्ट के ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव असर है। जापान के लास्ट वीक तक तो प्राइसेस बेहतर हो रहे थे, अब जाकर वहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद प्राइसेस अब रुक गए हैं, एक सीलिंग टच कर ली है उन्होंने। इसी तरह वियतनाम के अंदर जो प्राइसेस थे इंपोर्ट के स्क्रैप के, वो भी कुछ कम हुए हैं, और मोमेंटम जो है वो थोड़ा टूट गया है। जब से कोरिया वाला इशू हुआ है उसके बाद से प्रॉब्लम थोड़ी सी वहाँ पर ज़्यादा है। स्क्रैप का अचानक से स्क्रैप पे वहाँ पर उस रीजन में इसलिए इफेक्ट आया कि शायद अभी प्रोडक्शंस के लिए स्क्रैप नहीं चाहिए होगा, मिल होल्ड बैक करेंगे। इसके अलावा एक रीज़न ये है कि पिछले 3-4 हफ्ते में अच्छी खासी वहाँ पर रीस्टॉकिंग होती रही है, चाहे आप ताइवान की बात करें, वियतनाम की बात करें, कोरिया के अंदर भी। इवन जापानीज़ प्राइसेस इतने हाई हो गए थे। अगर मंथ ऑन मंथ में जापान प्राइसेस का बात करूं तो अराउंड $50 के आसपास इंक्रीमेंट हुआ जापानीज़ प्राइसेस के अंदर। तो मुझे वैसा लगता है कि इतनी प्राइसेस बढ़ने के बाद हफ्ते के बाद हर हफ्ते 1 महीने तक प्राइस बढ़ते रहे हैं। अब वहाँ पर फर्दर गुंजाइश नहीं रही प्राइसेस को बढ़ाने की, क्योंकि आगे फिनिश प्रोडक्ट की सेल के ऊपर भी इतना अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे दुनिया भर के अंदर। तो अब ऐसा लगता है कि ये सेक्टर भी अभी अब यहाँ पर आकर रुकेगा, थोड़ा स्लो डाउन होगा, स्क्रैप की बाइंग थोड़ी स्लो डाउन होगी। अब उनका फोकस रहेगा कि फिनिश प्रोडक्ट्स को किस तरीके से उन्हें सेल करना है और किन मार्केट्स के अंदर बेसिकली सेल करना है। इसके अलावा बात करें तो अब टर्की की तरफ आते हैं। टर्की के अंदर सिचुएशन इस वक्त काफ़ी नेगेटिव है। पिछले हफ्ते तो जो उन्होंने एनर्जी कॉस्ट बढ़ने के बाद प्राइसेस बढ़ाए थे, उसका किसी किस्म की एक्सेप्टेंस नहीं आई आगे से मार्केट से। अब उनको आखिरकार आकर प्राइसेस को वापस रिवर्ट बैक करना पड़ रहा है।
उसका असर ये आ रहा है कि अब सारे का सारा प्रेशर स्क्रैप की प्राइसेस के ऊपर है। लास्ट वीक के अगर स्क्रैप की प्राइस की बात करें तो अराउंड जो असेसमेंट है ओवरऑल एवरेज बात करें अगर तो यूएस एचएमएस का प्राइस अराउंड 358 360 के लगभग आ चुका है, जो कि तकरीबन $35 डाउन है लास्ट वीक से, अगर वीक ऑन वीक बात करूँ। अब पिछले लास्ट वीकेंड से लेकर अगर अभी तक की बात करूँ एज ऑफ नाउ, तो फर्दर $10 से $15 का डिक्रीज आया है पिछले 1-2 दिनों के अंदर। और मोस्टली यूके के और बाल्टिक रीजन के कार्गोज कुछ बुक हुए हैं, कुछ प्रॉम शिपमेंट्स बुक हुई हैं, कुछ लोग डिस्ट्रेस में थे, उन्होंने अपने कार्गोज बेचे हैं। तो वो फर्दर यानी कि नेगेटिव सेंटीमेंट पिछले हफ्ते से इस हफ्ते के अंदर दाखिल हो चुका है और फर्दर प्रोलॉन्ग नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते भी सिचुएशन कुछ इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगी और नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, अगर हम बाल्टिक की बात करें उस रीजन से स्क्रैप की, तो अराउंड 350 से नीचे चली गई है प्राइसेस। इस वक्त 340, 45, 50 इस तरह की बातें हो रही हैं। 340 के ऊपर भी बाल्टिक रीजन का बेसिकली काम हुआ है। अगर हम रेगुलर मेन यूरोप की बात करें तो 350 के लगभग अभी इस वक्त प्राइसेस वहाँ पर हैं। और लास्ट टाइम मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 350 से नीचे प्राइस टर्की की गई है, मगर वहाँ पर रुक नहीं सकी और फ़ौरन रिबाउंड बैक की है। जो लास्ट टाइम प्राइसेस नीचे गई थी वो तकरीबन 31 जुलाई को गई थी एक दफ़ा, एंड ऑफ जुलाई था, अगस्त स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे ये प्राइसेस थे और वहाँ से जंप किए। और इसके अलावा एक दफ़ा 22 से लेकर 30 जून के दरमियान में ये एक ऐसा हफ्ता था कि जहाँ पर प्राइसेस $350 से नीचे रहे हैं। इसके अलावा प्राइसेस रिबाउंड करके ऊपर जाना शुरू हो गए क्योंकि वहाँ पर आके माल मिलना बंद हो जाता है। अब करंट सिचुएशन में भी एक्सपेक्ट दोबारा से यही कर रहा हूँ कि ऑल्दो फिनिश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बट फिर भी ये एक रेजिस्टेंस है इस लेवल के ऊपर और यहाँ से प्राइसेस का नीचे रहना वो एक काफ़ी चैलेंजिंग होगा। अगर तो नीचे रहा और फर्दर नीचे गया तो फिर हो सकता है कि ये जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है वो टूट जाए और फिर प्राइसेस और ज़्यादा नीचे ड्रॉप हो यहाँ से। बट इसको हम लोग देखेंगे इस हफ्ते के अंदर कि आगे किस तरह की डिमांड आती है, क्योंकि टर्किश कस्टमर्स को भी माल रीस्टॉक तो करना है। अब जो प्राइस का इंक्रीज़ था उनका, अगर वो $20-25 का इंक्रीज़ था पर टन, तो अब स्क्रैप की प्राइसेस ऑलमोस्ट $50 नीचे आ चुकी है, विच मीन्स कि ये फिजिबल है। और जो आप सेल्स प्राइस था, आपका सेल नहीं हो रहा था पिछली प्राइस के ऊपर, आपके पास उसमें भी गुंजाइश है कि आप $20 अभी और भी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि एक डिमांड वापस स्पार्क हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाए। बट अगर टर्की के रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। कॉस्ट टर्की के अंदर कंस्ट्रक्शन की ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझें कि 100% बढ़ चुकी है एनुअल बेसिस के ऊपर। उसके अंदर मेन फैक्टर जो है उनका टर्किश लीरा का डेप्रिसिएशन है। हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ जो भी वो काम कर रहे हैं वो महंगा है और उसके ऊपर इतने नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि वहाँ पर से अब फर्दर जो सेल्स है रियल एस्टेट की वो अफेक्ट हो चुकी है और लोग अब पैनिक में हैं कि फर्दर बाइंग के अंदर आए, इन्वेस्टर नहीं आ पा रहा अभी वहाँ पर जो जिस किस्म के हालात बने हैं। तो अब इसको देखना है कि किस तरीके से टर्की इसको रिवाइव बैक करता है, रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे वो बूस्ट करते हैं और मामला किस तरफ जाते हैं। बट एट दी एंड अगर देखा जाए तो दुनिया भर के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, वो है इन्फ्लेशन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, के कंज्यूमर के पास अभी अब उतनी सकत नहीं रही कि वो खरीदारी कर सके उन लेवल्स के ऊपर। और यही एक रीज़न है कि जो स्क्रैप के ऊपर प्रेशर आया है अभी दोबारा से, और स्क्रैप जैसे जैसे भी नीचे जाएगा और प्राइसेस सेल्स की एडजस्ट होंगी और थोड़ा सा चीज़ें रेंज के अंदर आना शुरू होंगी कंज्यूमर के पास, तो होपफुली ये एक्टिविटीज़ रिवाइव करेंगी और हम एक वापस नॉर्मल मार्केट के अंदर एंटर होंगे। हम अगर मंथ ऑन मंथ बात करें टर्किश स्क्रैप की तो अराउंड पिछले एक महीने के अंदर $50 की कमी आ चुकी है ऑलरेडी एज ऑफ नाउ। अगर रीबार्स की बात करूँ तो रीबार्स की प्राइस अभी इस वक्त अराउंड $680 से $700 FOB आ रही है और सुनने में आ रहा है कि मिल्स बड़ा एक्टिवली कंसिडर कर रही है कि प्राइसेस को फर्दर रिड्यूस किया जाए $15 से $20 रीबार की, ताकि जिन मार्केट्स में वो कम्पीट नहीं कर पा रहे वहाँ पर कम्पीट कर सकें। स्क्रैप पे तो ऑलरेडी प्रेशर है, स्क्रैप को अगर और नीचे लेके जाते हैं तो इनके पास गुंजाइश रहेगी कि रीबार प्राइसेस को एडजस्ट करें और अपनी सेल्स के ऊपर फोकस कर सकें, उसको थोड़ा सा बूस्ट कर सकें। अगर HRC की बात करें तो HRC भी स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर गया है, $20-25 की इंक्रीमेंट हुई है टर्की के अंदर और वो बेसिकली डिमांड बेस्ड नहीं थी। आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है तो कॉस्ट बेस्ड इंक्रीज़ है जो कि उनको करना ही था, बट फिर से एक्सेप्टेंस वहाँ से नहीं आई है और बाकी मार्केट्स को अच्छा चांस मिल गया है कि वो वहाँ पर ऑफर कर सकें दूसरे डेस्टिनेशंस के ऊपर और सस्ता माल अपना बेच सकें। और बिलेट्स की अगर बात करें तो वो भी तकरीबन $10 से $15 लास्ट वीक के अंदर टर्की की प्राइसेस ऊपर गई हैं। ये जितनी भी प्राइसेस के इंक्रीज़ हुए लास्ट वीक के अंदर, अब जो कि लास्ट वीक में स्क्रैप की प्राइसेस नीचे गई हैं और इस हफ्ते ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद फिनिश प्राइसेस के ऊपर भी एडजस्टमेंट आएगी और ये दोबारा से एडजस्ट होकर वापस पुराने लेवल पे आ जाएगा या शायद उससे भी $15-20 नीचे ले जाना पड़े अपनी मार्केट को वापस रिटेन करने के लिए एक्चुअली।
रशिया की अगर बात करें तो रशिया में भी स्क्रैप, डोमेस्टिक स्क्रैप के ऊपर थोड़ा प्रेशर था, एडजस्टमेंट हुई है, कोई खास एडजस्टमेंट नहीं है, $10 से $15 नीचे गया है रशिया। और फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर भी जो प्राइसेस उनको मिल रहे हैं वो भी तकरीबन इसी तरह से एडजस्ट होकर मिल रहे हैं। तो वहाँ की मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल मार्केट है। अगर बिलेट्स की बात करें तो $480 FOB अभी इस वक्त रशिया की प्राइसेस आ रही हैं, जबकि अगर ईरान की बात करें तो तकरीबन 455 से 460 FOB की बात हो रही है। और ईरान लास्ट वीक के अंदर अच्छी क्वांटिटीज तकरीबन 40-50 हज़ार टन बिलेट्स एक्सपोर्ट करने में, उनके ऑर्डर्स लेने में कामयाब भी हुआ। इसके अलावा भी ऑर्डर्स होंगे जो कि रिपोर्ट नहीं हो सके। तो वहाँ की इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर सिचुएशन इस वक्त ये है कि स्पेन में, इटली में और अक्रॉस यूरोप, इवन पोलैंड के अंदर भी प्राइसेस, जर्मनी के अंदर भी जो फिनिश के प्राइसेस हैं, चाहे लॉन्ग हो चाहे फ्लैट हो, 100 यूरो ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। आर्सेलरमित्तल सबसे पहली मिल थी जिसने बढ़ाए थे, 100-150 यूरो बढ़ा दिए थे अपने फ्लैट्स के अंदर, और अब बाकी मिल्स ने भी कंटिन्यू किया है। और लॉन्ग स्टील मिल्स भी जो है वो भी अपनी प्राइसेस को बढ़ाकर काफ़ी प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, जो कि अब फिजिबिलिटी से बाहर है। वहाँ पर डोमेस्टिक जो उनकी डिमांड है वो उसको कोप अप ही नहीं कर पा रही है इस किस्म के इंक्रीज़ को। तो अब वहाँ पर चांस मिल रहा है वापस इंडिया को और बाकी कंट्रीज़ को कि वो अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ा सकें। और हो सकता है कि यूरोप और टर्की के अंदर अभी वापस इंपोर्ट्स वाला सिनेरियो शुरू हो जाए इस एनर्जी क्राइसिस के बाद से। दूसरा ये कि यूरोपियन जो मिल्स हैं और पूरी एसोसिएशन है स्टील की, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज़ करे, क्योंकि इस तरह की एनर्जी कॉस्ट के साथ आपको स्टील मिल चलाना, अपनी प्राइसेस को पास ऑन करना और एट दी एंड कंज्यूमर ने पे करना है, तो फिजिबल नहीं है। या तो प्रोडक्शन कट डाउन हो जाएगी या मिल्स टोटली शट डाउन हो जाएंगी जब तक ये एनर्जी का प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता या रिड्यूस नहीं होता या इनके टैरिफ जो है वो बेहतर नहीं होते। तो इस चीज़ को देखते हुए कि वहाँ पर ये कोशिशें जारी हैं और हो सकता है कि वो एक्सेप्ट भी हो और कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज़ करे मिल्स को। रिसाइकलर्स के एसोसिएशन ने भी कोशिश शुरू की है कि हम लोगों को भी इंसेंटिवाइज़ किया जाए, हमें भी उस सेगमेंट में रखा जाए, हमें भी सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि बिजली की उस तरह की इंटेंसिव कंजम्पशन नहीं है। मगर ऑन दी अदर हैंड रिसाइकलर्स के पास भी शेयरिंग मशीन्स हैं, ग्रैनुलेटर्स हैं, इसके अलावा श्रेडिंग प्लांट्स हैं, और एट द एंड उनका जो इंस्टेंस है वो ये है कि बेसिकली हम लोग ही तो वो माल इनको स्क्रैप को प्रोसेसिंग करके दे रहे हैं और उनको एक आप समझें कि ग्रीन जो आपका एक है एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हम स्क्रैप की प्रोसेसिंग करते हैं अच्छे तरीके से और शेडिंग प्लांट से इसको प्रोसेस करके उनको देते हैं एक प्रोसेस मटेरियल, जिससे उनकी एनर्जी की कॉस्ट भी कम होती है और हम एक उनका यानी कि प्रोडक्ट्स तो हम ही बना कर दे रहे हैं उनको। तो उसकी वजह से उनका एक ये इंस्टेंस है कि हम लोगों को भी इंसेंटिवाइज़ किया जाता है कि हम लोग अपना काम कर सकें, अदरवाइज़ रिसाइकलिंग की कॉस्ट ऊपर रहेगी और ये प्रॉब्लम रहेगा हर एक के लिए। तो अगर तो इनको इंसेंटिवाइज़ नहीं किया जाता या मिल्स को कर दिया जाता है, तो मेरा ये ख्याल है कि स्क्रैप का जो डाउनफॉल है उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो रिसाइकलर्स हैं उनकी एनर्जी कॉस्ट वही की वही रहेगी, जबकि मिल्स की एनर्जी कॉस्ट नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से स्क्रैप के ऊपर एक पॉजिटिव असर आ सकता है और यहाँ पर मार्केट्स बॉटम आउट हो सकती हैं। तो ये एक दूसरा फैक्टर है कि जो कि स्क्रैप की प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा जो पिछले 10 दिन में हम देख रहे थे मिल्स का शटडाउन होने का, वो सिलसिला भी जारी है। फर्दर बहुत सारी मिल्स ने अनाउंस कर दिया है शटडाउन करने का या प्रोडक्शन कम करने का। एक लंबी लिस्ट है उन मिल्स की जो कि प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते और बेच नहीं सकते उस प्राइसेस के ऊपर, अनलेस के डिमांड है, और डिमांड तो बेसिकली रिसेशन के हालात की वजह से है नहीं, तो एट द एंड उनको प्रोडक्शन कट डाउन करनी है और स्लो डाउन ही करनी है चीज़ें। अगर यूएस मार्केट की बात की जाए तो यूएस के लिए भी मेजर मार्केट्स वही ताइवान वगैरह और वहाँ पर माल उनके जा रहे थे, इवन इंडिया के अंदर भी जा रहा था, पाकिस्तान में कुछ एक्टिविटी थी, सब जगहों पे एक्टिविटी ओवरऑल अभी इस वक्त स्लो डाउन हो गई है ड्यू टू सेल्स नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है उसकी वजह से। और अमेरिका में भी डोमेस्टिक भी ये अभी इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद $20 से $30 की एक डाउनवर्ड करेक्शन आएगी, क्योंकि सितंबर प्राइसेस अभी तक सेट नहीं हुए। नॉर्मली पहले 10 दिनों के अंदर प्राइसेस सेट हुआ करते हैं और अभी इस हफ्ते के अंदर प्राइसेस अनाउंस हो जाएंगे डोमेस्टिक मिल्स के, और एक्सपेक्टेड है कि $20 से $25 वहाँ पर नीचे ही होंगे। बट मेरा ख्याल है कि शायद एक्सपोर्ट के ऑफर्स के अंदर हम बहुत बड़ा असर नहीं देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली इन रियल टाइम एडजस्ट होता रहता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश वॉज वन ऑफ द कंट्री जिसने लास्ट टेंडर के अंदर माल ख़रीदा था जापान से, और वही थे जो कि 440-50 के ऊपर HMS उन्होंने ख़रीदा। अगर उसकी प्राइस की आज बात की जाए इन करंट सिनेरियो ऑफ स्क्रैप एंड इंटरनेशनल मार्केट, तो तकरीबन 400-405 के लगभग प्राइस पे होगी, जिसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जापानीज़ टेंडर के लिए भी मुश्किल और चैलेंजिंग होगा। बांग्लादेश का निकल जाने के बाद बांग्लादेश फर्दर बाइंग नहीं कर रहा है, उनके भी LCs के प्रॉब्लम और करेंसी डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बांग्लादेश एक पोटेंशियल कस्टमर अभी रहेगा। होपफुली हो सकता है कि चीज़ें सेल्स उनकी बेहतर हों और हालात बेहतर हों तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ।
अब पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर थोड़ा प्राइसेस की एडजस्टमेंट हो रही है, लोकल एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। 20-25 डॉलर के करीब वहाँ पर एडजस्टमेंट हुई है, चाहे प्राइम मिल्स हैं चाहे सेकेंडरी मिल्स हैं, सब लोग ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और वो ऑब्वियसली सेल्स के ऊपर प्रेशर है, सेल्स नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से प्राइसेस कम करनी पड़ रही हैं। तो इसको देखते हैं कि आगे इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करता है और वो वापस स्क्रैप की मार्केट में कब आता है। फिलहाल इंडिया का इंटरेस्ट काफ़ी कम हो चुका है स्क्रैप के अंदर, क्योंकि मेजर रीज़न ये है कि काफ़ी सारे बल्क वेसल्स वहाँ पर बुक हुए थे जो कि आना शुरू हो गए हैं अभी अब, और फर्दर स्पॉन्ज आयरन के ऊपर भी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, वो भी एडजस्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी मार्केट अब वापस नॉर्मलाइज होने की तरफ आ रही है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट अभी एज ऑफ नाउ इन करंट वीक नहीं रही इंडिया की। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में स्ट्रेट का काम जो पिछले हफ्ते हो रहा था वो 480-85 के लगभग बातें हो रही थी। अब प्राइसेस जो लास्ट वीक के अंदर काम हुए हैं वो तकरीबन 458, 460, 462, 460 के लगभग आप ऑन एवरेज समझें कि काम हुआ था, जो कि प्राइसेस अब फर्दर डाउन होकर अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर और प्रेशर रहा है। 450 के लगभग सुनने में आ रही है, कोई 448 कह रहा है, कोई 450 कह रहा है, बट सेल्स नहीं है। प्रोडक्शन कट डाउन है, लोगों ने प्लान कर लिया ऑलरेडी कि हम लोग फंडेंसेस अपनी बंद करेंगे या फिर प्रोडक्शन कट डाउन रखेंगे, जिसकी वजह से स्क्रैप के ऊपर कोई इस किस्म का इतनी ना डिमांड है और ना इतनी इंक्वायरी जनरेट हो पा रही है कि प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकें। मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू आया हुआ है अभी इस वक्त कि कंटेनर जो भी वहाँ पर लोडेड थे, खासतौर से दुबई के अंदर, उनको अभी फ़िलहाल ब्लॉक किया हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग। अभी इस वक्त डिस्कशन में है वहाँ पर एक्सपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ भी कि किस बेस पर रोका गया है। बेसिकली वहाँ से स्क्रैप बैन है एक्सपोर्ट करना, और इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है वहाँ के डोमेस्टिक मिल्स को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी उसका नतीजा आना बाकी है कि क्या होगा, किस तरीके से इजाज़त मिलेगी, कितनी देर के लिए मिलेगी, किस किस्म की टर्म सेट होंगी। बट ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है पाकिस्तान के लिए कि अगर किसी को रिस्टॉक करना हो तो दुबई इज़ नॉट वन ऑफ एन ऑप्शन राइट नाउ। इसके लिए अब इंतज़ार करना होगा, जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से दुबई की मार्केट आगे मूव करेगी, और हो सकता है कि प्राइसेस पे उसका इम्पैक्ट भी आए, और वो जो एक रिस्क अब आ गया है इसके अंदर वहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी हिट करेगा। और फिलहाल वहाँ से कोई एक्टिविटी किस किस्म की नहीं है, ना ही कोई ऑफर्स हैं, ना ही किसी किस्म की वहाँ पर यार्ड्स के ऊपर एक्टिविटी हो रही है, सब स्लो डाउन हो चुका है अभी इस वक्त। पाक रुपये की अगर बात करें तो डेप्रिशिएट कर रहा है फॉर द लास्ट वीक के अंदर, फिर से प्रेशर था पाक रुपये के ऊपर, और अब डेप्रिशिएट करके ऑलमोस्ट लास्ट वीक के अंदर जो काम हो रहा था वो 120-22 के लगभग रेट आ रहा था, अब सुनने में आ रहा है 127-28, इवन 227-28, 230 की भी बातें हो रही हैं, जो कि पिछले हफ्ते 220-22 के आसपास थी। तो फिलहाल ये सिलसिला जारी है, इसको तो कोई भी रोक नहीं सकता, और देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। बट ओवरऑल इंडस्ट्री काफ़ी तरह डिस्टर्ब है इसकी वजह से। बट इसकी वजह से एक लोकल मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्पार्क हुआ है, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई हैं। लोग डॉलर के रेट को देखकर अभी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो फिनिश्ड आइटम्स हैं या सेमी फिनिश्ड आइटम्स हैं, बिलेट्स हैं, उसको रीस्टॉक किया जा सके, कुछ स्क्रैप लिया जा सके, क्योंकि आगे लोगों को ये डर है कि शायद पाक रुपये फर्दर डेप्रिशिएट करेगा। तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक्टिविटी थोड़ी सी जनरेट हो और मामलात मूवमेंट के अंदर आए, जो मूवमेंट रुकी हुई है वो मूवमेंट शुरू हो जाए, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएँ। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन कट डाउन जो कि लॉन्ग स्टील मिल्स ने की थी, वही चीज़ देखने में आ रही है। जो फ्लैट री रोलर्स हैं बेसिकली उन्होंने भी प्रोडक्शन कट डाउन का अनाउंस किया है और प्रोडक्शन कट डाउन भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन उनकी ये नहीं है अभी नियर फ्यूचर के अंदर कि उनकी सेल्स बेहतर हो सकेंगी या रिवाइव हो सकेंगी, तो वो तमाम एक्शन ले रहे हैं जो वो ले सकते हैं अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए। और मेन रीज़न उसकी ये कहा जा सकता है कि ऑटो इंडस्ट्री भी हमारी सही से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब जो ऑटो सेल्स हैं वो थोड़ी सी ड्रॉप हो गई हैं, और जो ऑटो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी अब इंटरमिटेंट उसको स्टॉपेजेस लिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन वहाँ पर भी कट डाउन की जा रही है ऑटो सेक्टर के अंदर, विच इज़ वन ऑफ द मेजर एग्जांपल कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर आपके कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है वो शो होता है। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त कंज्यूमर्स उस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो उन प्राइसेस को पे कर सकें और मामला को आगे चला सकें। इसी तरह दुनिया भर के अंदर, चाहे वो टर्की हो चाहे बाकी कंट्रीज़ हों, वहाँ पर इवन ख़ास तौर से ब्राज़ील के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स शॉर्टेजेस का प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक कोप अप कर लिया गया है। एक रीज़न ये कि पीछे से सप्लाई तो बेहतर हो गई, दूसरा ये कि सेल्स के ऊपर भी थोड़ा सा असर आया, सेल्स कट डाउन हुई है लोगों की ऑटो सेक्टर के अंदर भी, जिसकी वजह से एक बैलेंस अचीव हो गया है एज ऑफ नाउ। तो अब देखते हैं कि ओवरऑल दुनिया क्या करती है, ये रिसेशन की तरफ जाती है बात, या फिर चीज़ें वापस रिवाइव बैक कर जाती हैं और नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बट ओवरऑल इस वक्त स्लो डाउन नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया का एक ही मसला है कि वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पा रहे हैं। अब प्राइसेस एडजस्ट करने के बाद देखा जाएगा कि वो सेल्स बेहतर होती है या नहीं होती, और जो गैप आ चुका है अभी इस वक्त सेल्स ना होने की वजह से, वो कब आके रिबाउंड करता है और कब रिवाइव बैक करता है। एक मेजर चीज़ हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि आगे विंटर सीज़न है, दिस इज़ प्राइम टाइम, सितंबर अक्टूबर के अंदर जाकर
हर कंट्री नॉर्मली कोशिश करता है कि बाइंग की जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली प्राइसेस हमेशा ऊपर जाया करते हैं और जिस प्राइसेस के ऊपर अभी इस वक्त हम खड़े हैं वो प्राइसेस एक तरह से अट्रैक्टिव प्राइस है। किसी लम्हे भी कस्टमर्स वापस आना शुरू होंगे और अपनी रीस्टॉकिंग करेंगे और चीज़ों को एक चीज़ें वापस दोबारा से चेंज होना शुरू हो जाएंगी, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते नेगेटिविटी थी, हो सकता है कि अगले 2 हफ्ते नेगेटिविटी वो ना रहे, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को आगे मूव करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर अपडेट्स के साथ हाजिर होता रहूँगा आपकी खिदमत में। थैंक यू वेरी मच।